मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हरिशंकर परसाई का व्यंग्य प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र, इस व्यंग्य को हम देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले भाग में लेखक हरिशंकर परसाई जी का परिचय होगा और दूसरे भाग में प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र, इस व्यंग्य को समझ लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेखक हरिशंकर परसाई का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में 12 अगस्त 1924 को हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए हिंदी करने के बाद कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन सन 1957 में नौकरी से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन को अपनी आजीविका का साधन बनाया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो और नई कहानियां, इसमें 5वां कॉलम नाम से स्थायी स्तंभ लिखते रहे। हिंदी के प्राय सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं मुख्य रूप से व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहे हैं। व्यंग्य लेखन में परसाई जी का अपना विशिष्ट स्थान और शैली है। जिस चुटलेपन और मधुर तीखेपन के लिए व्यंग्य विख्यात है, वह सब परसाई जी की रचना में मिलता है। एक बार जिस समस्या पर लेखनी उठ गई, उसकी ऐसी बखियां उधेड़ते हैं कि सुनने पढ़ने वाला धन्य धन्य हो उठता है। पर जिस पर व्यंग्य का तीर सधता है, वह पानी पानी हो जाता है। व्यंग्य लेखों के अतिरिक्त परसाई जी ने अनेक उपन्यास और कहानियां भी लिखी है। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उसके बाद कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, अपनी अपनी बीमारी, सुनो भाई साधो, निठल्ले की डायरी। इस प्रकार परसाई जी की समस्त रचनाएं परसाई रचनावली, जो 6 खंडों में संकलित है, उसमें प्रकाशित हो चुकी है। परसाई जी प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों तथा साहित्यिक स्थितियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। सीधी सरल भाषा में तीखे और सधे, दूर दूर तक मार करने वाले व्यंग्य बाणों के धनी परसाई से व्यंग्य साहित्य नित नूतन भाव से समृद्ध हुआ है। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, सुदामा के चावल, भोलानाथ का जीव, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास, घायल बसंत, गेहूं का सुख, निंदारस ये निबंध, वॉकआउट, स्लीप आउट, इंट आउट, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रामकथा दीपक, घुटन के 15 मिनट, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, इस प्रकार के व्यंग्य है। कबीरा खड़ा बाजार में, मैं कहता आखिन देखी, माटी कहे कुम्हार से, निठल्ले की डायरी, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, इस प्रकार के स्तंभ उन्होंने लिखे हैं। मुक्तिबोध एक संस्मरण, इस शीर्षक का उनका संस्मरण प्रसिद्ध है। मनीषी जी, दल बदलने वाला, ये इनके रेखाचित्र है। गर्दिश के दिन, यह परसाई जी की आत्मकथा है। देश, धर्म, जनता, संस्कृति, राजनीति आदि क्षेत्र है जहां से परसाई अपने व्यंग्य की सामग्री ढूंढते हैं। परसाई के साहित्य का मूल स्वर व्यंग्य है। समाज को जर्जरित करने वाली रूढ़ियां, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ढोंग आदि का पर्दाफाश करने में इन्हें महारत हासिल है। सामाजिक विसंगतियों अर्थात व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों को आधार बनाकर ये ऐसी चुटकी लेते हैं कि देखते ही बनता है। इनके व्यंग्य क्या है? समझो कि शब्दों के बने चाबुक है। भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहयुक्त है। परसाई हिंदी व्यंग्य के एक समर्थ लेखक है।
इनका निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। आइए अब हम प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र इस व्यंग्य को देख लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला यह व्यंग्य है। इसका आशय कुछ इस प्रकार है। यह एक हरिशंकर परसाई का महत्वपूर्ण व्यंग्य है। इस व्यंग्य में वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र की तरफ देखने के दृष्टिकोण को बताया गया है। आज कॉलेज खोलना मतलब धन कमाना ही बहुसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का अलिखित उद्देश्य रहा है। इस व्यंग्य में एक परिवार को प्रातिनिधिक रूप से उल्लेखित कर शैक्षिक संस्थान अर्थात कॉलेज खोलकर उसका फायदा अपने परिवार के लिए किस तरह उठाया जाता है, इसी की ओर संकेत किया गया है। पुराने जमाने में कॉलेज खोलना एक प्रकार से समाज की सेवा ही थी। तब कोई भी संस्थापक उससे लाभ नहीं कमाता था। अच्छी शिक्षा देना ही उनका मूल उद्देश्य रहता था। लेकिन आज शिक्षा संस्थाओं की तरफ देखने का उद्देश्य बदल गया है। इसी परिवर्तित और स्वार्थी उद्देश्य की पोल खोल इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई जी ने की है। जिस प्रकार हर स्वार्थी व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं, उनमें से एक दिखावे का होता है और एक असल होता है। असल उद्देश्य स्वार्थ का होता है तो दूसरा उद्देश्य दिखावे का होता है। जनता की नज़र में वे एक अच्छे शैक्षिक संस्थापक के रूप में पेश आने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा व्यापारी परिवार कॉलेज खोलने का निर्णय अखबार में घोषित करता है। हिसाब की तरह अलग अलग दो घोषणा पत्र बनवाए गए। एक सार्वजनिक घोषणा पत्र था, दूसरा प्राइवेट घोषणा पत्र, जो कि सामने आया है। वही सच्चे हिसाब की बही में दबा था, जिसकी नकल हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इस घोषणा पत्र की शुरुआत में ही लक्ष्मी का जिक्र किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि धनोपार्जन के लिए यह सब परिक्रमा चल रही है। बाबूलाल छोटेलाल नाम का फर्म अपनी नई शाखा खोल रहा है। इस शाखा का नाम है गोवर्धन दास कॉलेज। मालिक के पूज्य पिताजी का नाम गोवर्धन दास था, जो कि इस दुनिया में नहीं है। मालिक जानता है कि सीमेंट या चीनी की दुकान की अपेक्षा शिक्षा के धंधे में फायदा नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि जीवन में स्वार्थ और परमार्थ दोनों साधना चाहिए। वे ऐसा काम करना चाहते हैं कि उनका नाम अमर रहे। पिताजी के लालसा होते हुए भी वे ऐसा काम नहीं कर पाए। पहले तो श्री गोवर्धन दास प्याऊ खुलवा दिया, लेकिन उनके पिताजी का नाम केवल गर्मी के दिनों में ही जीवित रहता है। बाकी 10 महीने उनके नाम को लेकर लोग भूल जाएंगे। फिर पिताजी के नाम पर धर्मशाला खोलने के बारे में सोचा गया, लेकिन जब तक धर्मशाला तब तक ही उनके पिताजी का नाम रहेगा। उसके बाद जब वह धर्मशाला नष्ट होगी, तब उनके पिताजी का नाम भी नष्ट हो जाएगा। समाजवाद आएगा तो गरीबी ही नहीं रहेगी और धर्मशाला में कौन ठहरेगा। इतना कुछ सोचने के बाद, विचार करने के बाद कॉलेज खोलने का निर्णय हुआ। पीढ़ियां उनके नाम को पढ़ती रहेगी, उनका नाम अमर होगा। अगली सदी के लोग उन्हें कोई महान विद्वान या शिक्षा शास्त्री के रूप में पहचानने लगेंगे। 1 लाख का दान मालिक ने कॉलेज को दिया, लेकिन इनकम टैक्स बचाने के लिए सब किया गया। मालिक की गांठ से मात्र 40,000 ही गए हैं। 40,000 में 1 लाख के दान का श्रेय लेकर अपने पिताजी की स्मृति को अमर बनाने का जुगाड़ किया जाता है। दूसरे व्यापारी से भी इस कार्य के लिए धन इकट्ठा किया जाता है। सरकार की ओर से धनराशि और स्मारक बनवाने की पेशकश शिक्षा मंत्री करते हैं। इस तरह मात्र 40,000 की पूंजी से 10-12 लाख की संस्था खड़ी हो जाती है। संस्था का काम आदर्श बनाने के लिए कुछ सिद्धांत और नियम भी बनाए जाते हैं। वे कुछ इस प्रकार है। कॉलेज की इमारत बनाने का ठेका फूफाजी को दिया जाए। सरकार द्वारा इमारत बनवानी है तो इसका ठेका शिक्षा मंत्री के साले को दिया जाए। कॉलेज की इमारत के साथ साथ
मालिक का भी मकान बनना चाहिए। कॉलेज की सारी स्टेशनरी मामाजी की दुकान से ही खरीदनी पड़ेगी। कॉलेज बगीचे में लगे फलों को सेठ जी के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। खानदान की कोई भी शादी होगी तब कॉलेज उन्हें खाली करके देना होगा। व्यवस्थापन समिति के पदाधिकारी उन्हीं के परिवार के पीढ़ीजात सदस्य होंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल का दर्जा उनकी दुकान के हेड मुनीम के बराबर का होगा। प्रिंसिपल को हर दिन उनके घर जय राम जी की करने के लिए आना होगा, अन्यथा वेतन काट दिया जाएगा। प्रोफेसर को हर हफ्ते में एक बार उनके घर जय राम जी की करने के लिए आना होगा। चपरासी आधा समय कॉलेज में और आधा समय दुकान में उसे काम करना पड़ेगा। खानदान के हर लड़के लड़की को पढ़ाने की जिम्मेदारी स्टाफ की होगी। वे उन्हें घर आकर पढ़ाएंगे और परीक्षा से पहले पेपर बताना होगा, अंक बढ़ाने होंगे। प्रोफेसरों का काम पढ़ाना नहीं तो हमारी चापलूसी करना है। परिवार का कोई भी सदस्य नालायक निकलेगा तो उसे प्रोफेसर बनाना होगा। इस आशय का घोषणा पत्र अखबार में छाप दिया जाता है। वे चाहते हैं कि कॉलेज एक आदर्श संस्थान बन सके। इस व्यंग्य में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती नफाखोरी की तरफ इशारा किया गया है। समाज सेवा के नाम पर शिक्षा का काला धंधा कराने की सोच रखने वालों की कमी नहीं है। इस प्रकार हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग्य से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल की है। तो मित्रों, आपने प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र, इस हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को समझ लिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपको यह वीडियो 1 या 2 बार देखना होगा, समझना होगा। इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा आदि के पाठ्यक्रम को देखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।